सुजाता को बचपन से ही आभूषणों का बहुत शौक था। जब भी किसी सोने चांदी की दुकान के पास से गुजरती तो जैसे उसके नथुने में सोने चांदी की खुशबू भरने लग जाती। किसी न किसी बहाने दुकान पर जाकर गहने देख आती। शादी में कुछ मिले या ना मिले, जेवर तो लूंगी ही लूंगी। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। लड़का सरकारी नौकरी करता था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। पिता रिटायर हो चुके थे, पेंशन मिलती थी। सुजाता की सहेलियां अनुजा, रश्मि और रमा उससे छेड़ती। अरे भाई अब क्या पूछना, जीजा जी तो इसे गहनों से लाद देंगे। सरकारी नौकरी है, हर महीने गहना बनवाएगी। हाँ हाँ तुम तो कहना, मुझे खाना मत दो, बस गहना दे दो। अरे छोड़ो ना, जब जो होगा देखा जाएगा। शादी का दिन आ गया। मंडप में दुल्हन बनकर बैठी थी। आंखें और कान उत्सुक थे कैसे जेवर चढ़ाएंगे लड़के वाले। अचानक सिर्फ एक चेन का डिब्बा रखते हुए, ये हमारी तरफ से लड़की को चढ़ाया जा रहा है। चेन देखते ही सुजाता की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बेचैन हो उठी। शादी के बाद जब ससुराल गई तब भी उसका मुंह फूला रहा। जब पति विजय से मुलाकात हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू थे। घर की याद आ रही है क्या? आप लोग एक चेन लेकर शादी करने आ गए, एक हार भी ना जूटा। मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई, आपको कुछ पता भी है? ओहो, तो तुम गहनों के लिए नाराज हो और धीरे धीरे करके गहने बनवा लेना। सारी तनख्वाह तुमको ही दे दूंगा। जितना बचेगा उससे गहने बन जाएंगे। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। सुजाता खुशी से मुस्कुरा दी। उनके विवाह के 4 बरस बीत गए थे। सुजाता अभी तक एक मुंदरी भी नहीं बनवा सकी। सारी तनख्वाह आने से पहले ही खत्म हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो विजय को किसी दोस्त के यहाँ उत्सव में शामिल होने गई। उस घर की मालकिन किरण के गले में चमकता हीरों का हार उसकी आंखों में बस गया। घर लौट कर आई तो मन बेचैन हो उठा। रात में लगता है किसी से कुछ कहा सुनी हो गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किरण ने बहुत खूबसूरत हीरों का हार पहना था, वो मेरे आंखों में बस गया। सोचती हूँ अगले हफ्ते जब भाई की शादी में जाऊंगी तो उनसे मांग लूंगी, वापस आकर लौटा दूंगी। सुजाता, हमें अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम तो रहने ही दो, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। एक दिन पहनकर वापस कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे भाग्य में ऐसा हार कभी होगा ही नहीं। इतना कहकर वो सुबकने लगी। आखिर में विजय को उसकी बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन वो खुशी खुशी किरण के पास गई। किरण, तुमसे एक बात कहनी थी, बहुत मजबूरी में कह रही हूँ। अरे आओ बैठो, बताओ। मुझे बंटी को स्कूल से लाने जाने के लिए निकलना है। उस दिन तुमने जो हीरे का हार पहना था वो बहुत ही खूबसूरत था। क्या एक दिन के लिए दे सकती हो? मेरे भाई की शादी में जाना है, आते ही वापस दे दूंगी। इसमें कौन सी पूछने की बात है, बिल्कुल ले जाओ, तुम मेरी बहन जैसी ही हो। किरण ने हार का डिब्बा लाकर उसके हाथ में थमा दिया। अरे अभी नहीं, अगले हफ्ते जब मैं मायके जाऊंगी तब ले लूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आज ही ले जाओ ना। ठीक है। उसने डिब्बा लिया और सीने से लगाए हुए घर पहुंची। बार बार खोलती थी, पहनती थी, फिर मगन होती थी। शाम को विजय आया तो देखो ना, ये हार कितना खूबसूरत है। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, संभाल कर रखो भाई। धीरे धीरे मायके जाने का दिन आ गया। सारा सामान रख लिया। हार तो पहले से ही अटैची में रख लिया था। शादी वाले दिन उसने सुबह ही हार पहन लिया। जिसने देखा उसने तारीफ किया। दीदी, इतना सुंदर हीरे का हार खरीदा और किसी को बताया भी नहीं कि तुम्हारे जीजा जी से जिद करके खरीदा है। शादी बीत गई। हार जहाँ का तहाँ रख दिया। सुबह उठी, अटैची खोली तो हार गायब था। सुजाता की तो सांस अटक गई, बेहोश हो गई। उसकी बहन ने मुंह पर पानी के छींटे डाले। होश आया तो मेरा हार कहाँ गया? इसी में रखा था, किसने निकाला? दीदी, निकालेगा कौन? तुम कहीं रख कर भूल गई होगी।
तब तक विजय आ गए। पत्नी का उदास चेहरा देखकर ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ सुजाता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें निकलना था ना। सुजाता रोते रोते विजय से लिपट गई। सच में विजय, मात्र दिखावे के लिए मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे क्षमा कर देना। मैं किसी मुंह से किरण के सामने जाऊंगी? क्या जवाब दूंगी उन्हें? एक बार अटैची फिर से देख लो। सुजाता ने दोबारा अटैची देखी पर हार का डिब्बा गायब था। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। रोने से कोई फायदा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। सब हार ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। सुजाता कलपती बिलकती हुई चली गई। घर गई तो सारे खर्च कम करके मैं किसी तरह किरण का हार वापस कर दूंगी। चिंता मत करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। बस किरण से क्या कहोगी वो देख लेना। दूसरे दिन जब वो किरण के घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। दूसरे दिन सुजाता सुनार की दुकान पर गई और बिल्कुल वैसे ही हार का दाम पूछा। हाँ, दाम बताइए। 10,000 सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पति की तनख्वाह ही 1,000 रुपए है। फिर उसने फीकी फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, रहने दीजिए, बाद में ले जाऊंगी। उसने घर जाकर उसी दिन काम वाली बाई को हटा दिया। खुद हफ्ते में 3 दिन व्रत रखने लगी। कुछ अगल बगल से सिलाई का काम ले आई। सब कुछ करा करा कर पूरे महीने 200 रुपए ही बचा पाई। वो किरण के घर गई, बाहर गई, पर वो मिली ही नहीं। 1 साल बीत गए। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन रास्ते में उसे किरण मिल गई। अरे सुजाता, तुम्हें क्या हो गया? कैसे इतना बदल गई? कोई खुशखबरी है क्या? चलो घर चलते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन आएगी। वो तुम्हारा हार? अरे बाद में बात करेंगे। सुजाता घर आई तो अचानक उसने देखा कि उसके सामने टेबल पर ही हार का डिब्बा रखा हुआ है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये कहाँ से आया? ये तो वही हार है जो खो गया था। तब तक सुजाता, अब तुम कभी किसी दूसरे की चीज देखकर लालच नहीं करोगी ना? मैं तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ही खो गया था। अब तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिल गई है, तो मैं तुम्हें ज्यादा दुख नहीं देना चाहता। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी जादुई हार, पर तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया है। सुजाता भागते हुए गई हार वापस करने। अरे इतनी जल्दी क्या थी? तुम्हें नहीं पता इस हीरे के हार के पीछे कितने कष्ट झेलने पड़े मुझे। क्यों, क्या हुआ? ये हीरे का हार मुझसे खो गया था, आज जाकर मिला। अरे इतना परेशान होने की क्या बात है, ये कोई असली हीरो का हार थोड़ी है। सुजाता धम से सोफे पर पसर गई। आंखों से गंगा जमुना बह निकली। लालगंज नामक गांव में एक चाय और टोस्ट की दुकान थी। गांव के सभी लोग वहीं इकट्ठा हुआ करते थे। गगन वर्षों से उस दुकान को चला रहा था। सभी गगन की दुकान पर चाय और टोस्ट खाने आते थे। अरे गगन, तुम्हारे चाय और टोस्ट का तो जवाब ही नहीं। एक दिन यहाँ ना आऊं तो लगता है कुछ रह गई है। अरे भैया, आप लोग हैं तभी तो हम हैं, बस आते रहिए। गगन हर रोज सुबह सुबह दुकान खोल दिया करता था और कभी छुट्टी नहीं लेता था। यही कारण था कि गगन से उसके सभी ग्राहक जुड़ चुके थे और हमेशा उसके दुकान पर आया करते थे। गगन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से गगन का दिमाग किसी भी काम में नहीं लग पा रहा था। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। हर वक्त केवल माँ का ख्याल ही रहता है, किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा है। अरे गगन, दो चाय और टोस्ट लाओ। गगन चाय बना रहा था, मगर उसका दिमाग अब भी माँ के ख्यालों में ही था। पता नहीं अब माँ कैसी होगी। यहाँ हूँ तो पता भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद जाकर देख लूंगा। अरे गगन, क्या हुआ? इतनी देरी हो गई, जल्दी लाओ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, अभी लाता हूँ। गगन के घर में केवल गगन और उसकी माँ रहते थे। गगन ही अपनी माँ का ख्याल रखा करता था।
जब वो दुकान पर आ जाता था तब माँ का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहता था। ऐसे तो मुझे हमेशा माँ की चिंता बनी रहेगी, इसीलिए किसी आदमी को रखना होगा जो माँ का ख्याल रखे, तब तक जब तक मैं दुकान पर रहूं। गगन एक लड़के को माँ का ख्याल रखने के लिए रख लेता है, मगर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब भी वो दुकान पर काम करते वक्त माँ के बारे में ही सोचता रहता था। नहीं, ऐसे मैं माँ को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं माँ का ख्याल रखता हूँ कुछ दिन, फिर जब वो ठीक हो जाएंगी तब मैं वापस से दुकान का काम शुरू करूँगा। गगन दुकान बंद कर देता है और पूरे दिन माँ का ख्याल रखने लगता है, मगर गगन की माँ की तबीयत बहुत। क्यों, ऐसा क्या हुआ? गगन सारी बातें कबीर को बताता है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं शहर से बहुत चीजें सीख कर आया हूँ। आप चाहे तो आपकी मदद कर सकता हूँ मैं। जैसे आपके टोस्ट लोगों को बहुत पसंद थे तो आप टोस्ट ही बनाइएगा, मगर उसे थोड़ा अलग तरीके से। मतलब मैं समझा नहीं। मैंने चाइनीज टोस्ट बनाना सीखा। टोस्ट नाम पहली बार सुना था लोगों ने, इसलिए वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। अरे मुझे भी दो चाइनीज टोस्ट। हाँ, मुझे भी दो। गगन सभी को चाइनीज टोस्ट खिलाता है। वाह गगन, ये तो एकदम अलग है। चाइनीज टोस्ट, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। एक और दे दो मुझे। गगन चाय और चाइनीज टोस्ट बेचने लगता है और धीरे धीरे सभी ग्राहक वापस से गगन की दुकान पर आने लगते हैं। धन्यवाद कबीर भाई, आज आपकी वजह से मेरी दुकान वापस से चल गई। कोई बात नहीं भाई, मुझे जितना आता था मैंने उतना सिखा दिया। वैसे भी मैं जल्दी ही यहाँ से वापस शहर जाऊंगा। अगर इतने दिन में मैं किसी की मदद कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गगन के चाइनीज टोस्ट को खाने बहुत लोगों की भीड़ लगने लगती है। कभी कभी तो सभी सामान खत्म हो जाते थे, लेकिन ग्राहक ही खत्म नहीं होते थे। हे भगवान, इतनी भीड़, कितने लोगों को तो चाइनीज टोस्ट मिल भी नहीं पाता। एक रात गगन दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी गगन को एक बुढ़िया दिखती है जो कटोरा लेकर बैठी थी और भीख मांग रही थी। बेटा, कुछ रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है और कुछ खरीद कर खा लूंगी। जी, आपको भूख लगी है? ये लीजिए, चाइनीज टोस्ट खा लीजिए। अपनी माँ के लिए एक बचाकर ले जा रहा था, मगर आप भी तो मेरी माँ जैसी है। ये आप खा लीजिए और थोड़े पैसे भी रख लीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे खाना और पैसा दिया। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कुछ मत दीजिए। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। नहीं बेटा, तुम ये कटोरा ले लो। अब से ये तुम्हारा हुआ। अब कुछ मत बोलना। अच्छा अच्छा, ठीक है। पास में ही दुकान था, इसलिए गगन वापस दुकान जाकर वो कटोरा दुकान में रख देता है और घर चला जाता है। सुबह दुकान पर आता है तो देखता है जो कटोरा उस बुढ़िया ने दिया था उसमें पहले से ही एक चाइनीज टोस्ट है। अरे, इसमें चाइनीज टोस्ट किसने रख दिया? गगन उस चाइनीज टोस्ट को कटोरे में से उठाता है, मगर वो चाइनीज टोस्ट उस कटोरे में से चिपका हुआ था। ऐसा चिपका था कि चाहे कोई भी चाह ले, वो निकल ही नहीं रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गगन अपने काम में लग जाता है। ग्राहक आने लगते हैं। शाम हो जाता है। गगन आज भी एक चाइनीज टोस्ट बचा लेता है। एक काम करता हूँ, इस चाइनीज टोस्ट को इसी कटोरी में डाल देता हूँ और उन्हें दे देता हूँ और पूछ भी लूंगा ये चाइनीज टोस्ट इस कटोरी में कैसे चिपक गया है। जैसे ही गगन एक चाइनीज टोस्ट उस कटोरे में डालता है, ढेर सारे चाइनीज टोस्ट उसमें आ जाते हैं। यही नहीं, वो बढ़ते ही जा रहे थे। हे भगवान,